सुप्रभात। आज सुबह की बड़ी खबरें। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मौन व्रत को तोड़ने के लिए विपक्षी गुट इंडिया को सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करते हुए गोगोई ने आरोप लगाया कि एक सरकार जो एक भारत की बात करती है उसने दो मणिपुर बनाए हैं, एक पहाड़ियों में और दूसरा घाटी में। केरल विधानसभा ने कल सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मांग की गई कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के ध्रुवीकरण के कदम को छोड़ो। विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई नेताओं ने कुछ विपक्षी नेताओं के खिलाफ उनकी कुछ टिप्पणियों को लेकर राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बताया जाता है कि जिन पार्टियों के नेताओं ने नोटिस दिया है उनमें कांग्रेस, टीएमसी, आप, राजद, द्रमुक, राजद, जदयू, एनसीपी और वामदल शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में योग्य ठहराए जाने के एक दिन बाद 12 तुगलक लेन बंगला फिर से आवंटित किया गया है। लोकसभा की हाउस कमेटी ने उसी बंगले को आवंटित करने का फैसला किया है जिसे 24 मार्च को श्री गांधी को निचले सदन के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किए जाने के बाद खाली करने के लिए कहा गया था। राहुल गांधी ने उनका आधिकारिक बंगला दोबारा आवंटित किया और कहा कि पूरा भारत उनका घर है। बताया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया है। मणिपुर की राज्यपाल अनसुईया उइके ने सभी राज्यों के राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से अनुरोध किया है कि वे अपने राज्यों में पढ़ाई कर रहे राज्यों के छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। गुजरात सत्र न्यायालय ने कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की आपराधिक मानहानि मामले में सुनवाई पर अंतिम रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता ने कहा है कि यूक्रेनी बंदरगाहों पर हमले के मामले के रुकते नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस द्वारा काला सागर अनाज निर्यात पहल से बाहर होने के कारण वैश्विक खाद्य कीमतों पर असर पड़ रहा है जिससे सर्वाधिक कमजोर वर्ग के लोग प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता फरहान हक ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में नियमित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्रीलंकाई सेना ने उच्च स्तरीय बैठकों चर्चाओं के बावजूद पिछले एक साल में तमिलनाडु के कम से कम 94 मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रेखा पर पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि 14 मशीनी नौकाओं को भी जब्त किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने नाइजर में बीती 26 जुलाई को सैन्य तख्तापलट के प्रयास के बाद पश्चिमी अफ्रीकी देशों के आर्थिक समुदाय इकोवास की तरफ से किए जा रहे मध्यस्थता प्रयासों को अपना समर्थन दोहराया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इकोवास नाइजर के संकट पर आगामी गुरुवार को नाइजीरिया के अबूजा में एक और बैठक करने वाला है। पश्चिम अफ्रीका के 15 देशों की सदस्यता वाला यह समुदाय गत सप्ताह अपनी एक असाधारण बैठक में नाइजर के नजरबंद राष्ट्रपति मोहम्मद बेजौन को उनके पद पर बहाल किए जाने के बारे में एक वक्तव्य जारी कर चुका है। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पेश करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो मणिपुर पर पीएम मोदी के मौन व्रत को तोड़ना चाहते हैं। तो क्या टूटा पीएम का मौन व्रत और किस सांसद ने अविश्वास प्रस्ताव के दौरान चर्चा में लिया भाग, देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इस दौरान उन्होंने सीधे पीएम को ही घेर लिया। कांग्रेस सांसद ने कहा पीएम मोदी को मणिपुर पर बोलने में 80 दिन लग गए। गौतम अडानी और चीन मुद्दे पर भी चुप्पी साध रहे हैं। उन्होंने नूह पर कुछ नहीं बोला और मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई ज्यादती पर भी कुछ नहीं बोला। गृह मंत्री मणिपुर गए, विपक्ष के सांसद गए, राहुल गांधी गए, लेकिन पीएम मणिपुर नहीं गए। उनके पास मणिपुर के लिए कोई शब्द नहीं है। गुजरात में चुनाव से पहले सीएम बदला गया। उत्तराखंड ने तो 4 महीने में 3 सीएम देख लिए, लेकिन मणिपुर के सीएम को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। गौरव गोगोई ने कहा कि पीएम मौन व्रत पर हैं और ये अविश्वास प्रस्ताव उनके मौन व्रत को तोड़ने के लिए लाया गया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा जब भी उत्तर पूर्व के किसी राज्य में सामाजिक उथल पुथल होती है तब वहाँ की अस्थिरता भंग होती है तो असर सिर्फ उस राज्य पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे उत्तर पूर्व पर पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा ईडी सीबीआई का इस्तेमाल ये सरकार लोगों को परेशान करने के लिए कर रही है। यहाँ एक मंत्री ने धमकी दी थी कि आपके घर भी ईडी भेज देंगे। ये सबसे निचले स्तर की राजनीति है।
एनसीपी की सुप्रिया सुले ने तो सीधे सवाल ही कर दिया कि क्या ये सरकार एंटी नेशनल है? किसी की तो बेटी बहू है, किसी की तो बहन है। मणिपुर में जो हो रहा है उस सरकार को आप कैसे समर्थन करेंगे? तो सौगत रॉय ने बीजेपी को बड़ी वॉशिंग मशीन बताते हुए कहा कि हाल ही में अजीत पवार की इसमें धुलाई हुई है और उनके 70 करोड़ के घोटाले धुल गए। बीजेपी की ओर से बोलते हुए सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा वो सावरकर हो भी नहीं सकते। 28 साल सावरकर ने जेल में गुजारे। संसद में आज अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्षी गठबंधन इंडिया मजबूत नजर आया। वहीं कांग्रेस को और मजबूती देने के लिए राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण का रूट मैप तय हो गया है। यात्रा का दूसरा चरण गुजरात से मेघालय तक जाएगा। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रही है। यात्रा का रूट लगभग तय हो चुका है और इस यात्रा का विधिवत ऐलान भी कर दिया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने यात्रा को लेकर कहा, वहाँ पर मैं खुद पूर्व विदर्भ में करूँगा पद यात्रा। पश्चिम विदर्भ में हमारे अपोजिशन लीडर विजय वडेट्टीवार करेंगे। उत्तर महाराष्ट्र में बाला साहब थोरात करेंगे। मराठवाड़ा में अशोक चौहान जी करेंगे और पश्चिम महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चौहान जी करेंगे उसका नेतृत्व, और बम्बई में वर्षा गायकवाड़ करेंगी, और कोंकण के एरिया में सभी नेता हमारी पदयात्रा खत्म उधर से। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 गुजरात से मेघालय तक निकाली जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन राज्यों में भी अलग अलग यात्राएं निकाली जाएंगी। कांग्रेस ने यात्राओं को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यात्रा का रूट लगभग फाइनल कर दिया गया है। यात्रा अगस्त, सितंबर या फिर 2 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। कई तारीखों पर विचार हो रहा है। दरअसल यात्रा के बीच में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव पड़ रहे हैं। ऐसे में पार्टी को यात्रा की रणनीति इन चुनावों को लेकर भी बनानी पड़ रही है। यात्रा में ये तीनों राज्य शामिल होंगे। इसके अलावा यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, असम के बड़े हिस्से को यात्रा कवर करेगी। राहुल गांधी एक बार फिर अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। वहीं 12 तुगलक लेन बंगला एक बार फिर राहुल गांधी को आवंटित कर दिया गया है। यह बंगला 22 अप्रैल को राहुल से खाली करा लिया गया था। तो बंगला मिलने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। राहुल गांधी से जब संसद सदस्यता छीनी गई थी तो उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनावों के बीच वायनाड का दौरा किया था। वो 10 मार्च को वायनाड पहुंचे थे और अब जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है तो वो सांसद की हैसियत से फिर वायनाड जा रहे हैं। संसद का मानसून सत्र 11 अगस्त को खत्म होगा और उसके अगले ही दिन यानी 12 अगस्त को राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगे। इस बीच राहुल के लिए एक और राहत भरी खबर आई है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को उनका पुराना सरकारी बंगला 12 तुगलक लेन वापस मिल गया। संसद की हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी की सांसदी बहाल होने के एक दिन बाद बंगला अलॉट कर दिया है। इस बीच राहुल गांधी जब कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो उनसे बंगला वापस मिलने पर सवाल किया गया। इस पर राहुल ने कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। राहुल को पहली बार साल 2004 में लोकसभा चुनाव में अमेठी निर्वाचन क्षेत्र जीतने के बाद बंगला आवंटित किया गया था। दरअसल 12 तुगलक लेन में राहुल गांधी 19 साल से रह रहे थे। उन्हें ये बंगला इसी साल मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद 22 अप्रैल 2023 को खाली करना पड़ा था। बंगला खाली करने के बाद वो अपनी मां सोनिया गांधी के आवास पर शिफ्ट हो गए थे। हालांकि इस बीच राहुल कई जगहों पर ये भी कहते नजर आए थे कि उनके पास कोई अपना घर नहीं है, वो अपनी मां के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि मोदी सरनेम मामले में 4 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। शीर्ष अदालत ने एक अंतरिम आदेश जारी कर उनकी सजा पर रोक लगा दी थी। इस फैसले के बाद बीते सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी थी। राहुल गांधी इस वक्त बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी 2024 में मोदी को चुनौती देता नजर आ रहा है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी बार बार अपने बयान में इंडिया पर भड़कते नजर आ रहे हैं। तो अब इंडिया को लेकर क्या कह गए पीएम मोदी, देखते हैं ये रिपोर्ट। 2024 में केंद्र की सत्ता में कौन आएगा ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन बीजेपी को एक बात तो सही तरह से समझ आ चुका है कि 2014 और 19 के मुकाबले 2024 का लोकसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है। मोदी नाम पर अब बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी, ये संघ भी मान चुका है। लोगों को दिया गया अच्छे दिन आने वाले हैं का जुमला आगे और काम नहीं आने वाला है। इसी कड़ी में 26 दलों ने एक साथ मिलकर इंडिया गठबंधन का ऐलान करके बीजेपी की परेशानी को और
बढ़ाने का काम किया है। दरअसल आज विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई थी और इस बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद थे। बैठक में पीएम मोदी को इंडिया गठबंधन को लेकर दबाव में देखा गया, जिसके चलते अब वो इंडिया गठबंधन का नाम तक नहीं ले पा रही हैं। पीएम ने बैठक में विपक्षी गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बोला। मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत घमंड है। उन्होंने भाजपा सांसदों से कहा कि घमंडिया गठबंधन को हमें एकता से जवाब देना है। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों की एकता पर सवाल उठाए और कहा कि जो लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे वही आज भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण की वजह से सामाजिक न्याय का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साफ है कि विपक्षी दलों की एकजुटता का असर अब बीजेपी पर साफ दिखाई देने लगा है। इंडिया गठबंधन के सामने पीएम मोदी का हर दांव फेल हो रहा है। वहीं यूसीसी पर भी मोदी सरकार फेल नजर आ रही है। केरल विधानसभा में आज सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता के विरोध में प्रस्ताव पास कर दिया गया। ये प्रस्ताव पेश करते हुए केरल के सीएम पिनराई विजयन ने कहा कि ये एक तरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम है। इस प्रस्ताव के पास होने यूसीसी पर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। यूसीसी पर मोदी सरकार को झटका देते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता लागू करने की योजना के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया, जो पास भी हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा ने राज्य सरकार के इस कदम का स्वागत किया। साथ ही यूडीएफ ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद यूसीसी में कई संशोधनों और बदलावों का सुझाव भी दिया। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केरल विधानसभा समान नागरिक संहिता लागू करने केंद्र के कदम से चिंतित और निराश है। विजयन ने केंद्र सरकार के इस फैसले को एक तरफा और जल्दबाजी में उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि संघ परिवार ने जिस यूसीसी की कल्पना की है वो संविधान के अनुरूप नहीं है, बल्कि ये हिंदू शास्त्र मनुस्मृति पर आधारित है। उन्होंने आगे कहा कि संघ परिवार ने ये काफी पहले ही साफ कर दिया है कि वो संविधान में मौजूद किसी चीज को लागू करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत जब धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, ऐसे में उस पर रोक लगाने वाला कोई भी कानून संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने ये प्रस्ताव ऐसे वक्त पेश किया है जब राज्य में यूडीएफ के साथ साथ विभिन्न धार्मिक संगठन भी यूसीसी का विरोध कर रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है। यूसीसी पर भी बीजेपी फंसी नजर आ रही है, तो दूसरी ओर विपक्षी गठबंधन मजबूत होता दिख रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन की एकता पर तंज कसा था, लेकिन दिल्ली सर्विस बिल पर इंडिया गठबंधन ने बता दिया कि उनकी एकता अटूट है। बिल भले ही पास हो गया हो, लेकिन जीत विपक्षी एकता की हुई है। दिल्ली सेवा बिल को लेकर लंबे वक्त से दंगल छिड़ा हुआ है। जब से मोदी सरकार इसे लेकर आई है तब से इस पर बवाल मचा है। हालांकि केंद्र सरकार इसे लोकसभा से लेकर राज्यसभा में पास करवाने में सफल हो गई है और सदन में विपक्ष की हार हो गई। बावजूद इस हार के विपक्ष एकजुटता दिखाने में सफल हो गया। दरअसल राज्यसभा में विधेयक के समर्थन में 131 सदस्यों के वोट पड़े, जबकि विरोध में 102 सदस्यों ने वोट दिया। विपक्षी गठबंधन ने बिल का कड़ा विरोध किया। सदन में इंडिया गठबंधन एकजुट रहने और संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रहा और खासकर ये एकता लोकसभा में दिखाई दी, जहां आम आदमी पार्टी के पास महज एक सांसद है। इसके बावजूद कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, सपा, जेडीयू और गठबंधन के अन्य दूसरे दल भी साथ खड़े रहे। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से कोई भी क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। इंडिया गठबंधन के नजरिए से ये विश्वास बनाने का मौका था, जिसे मजबूती के साथ निभाया गया। इतना ही नहीं, इंडिया से दूरी बनाकर चलने वाले केसीआर की पार्टी बीआरएस के सदस्यों ने भी बिल के विरोध में वोटिंग किया। इस तरह विपक्षी गठबंधन ने संसद में दिल्ली सेवा बिल पर अपना ट्रेलर दिखा दिया और अब इंडिया की एकजुटता की अग्नि परीक्षा अविश्वास प्रस्ताव पर होगी। अब देखना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ऐसे ही एकजुट रहेगा या फिर अलग होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात सवालों में आए भारतीय कफ सिरप की। भारतीय कफ सिरप एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गया है। देश में बनने वाले कफ सिरप और नकली दवाओं को लेकर लगातार सवाल उठाए जाते रहे हैं और अब सवाल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उठाया है। उसने भारत के एक और कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत में बनने वाली नकली दवाओं और कफ सिरप को लेकर पिछले कुछ महीनों में लगातार सवाल उठते आए हैं और अब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक और भारतीय कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। इस कोल्ड
कोल्ड आउट सिरप का निर्माण तमिलनाडु में फोर्ट्स लेबोरेटरीज प्राइवेट लिमिटेड ने महाराष्ट्र की डाबीलाइफ फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के लिए किया था, लेकिन WHO की रिपोर्ट के बाद अब इस कफ सिरप पर जल्द बैन लगाया जा सकता है। साथ ही कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस कफ सिरप का इस्तेमाल जुकाम के शुरुआती लक्षणों को ठीक करने और एलर्जी के लिए किया जाता है। WHO ने बताया कि इराक से इस सिरप का सैंपल लेकर लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में भारत में बने इस कोल्ड आउट सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा पाई गई है। WHO ने बताया कि एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल दोनों के लिए 0.110% सीमा तय की गई है। इसमें ज्यादा मात्रा होने से ये सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत में बने कफ सिरप पर सवाल उठे हों। पहले भी भारत में बने कफ सिरप पर सवाल उठ चुके हैं। इसे लेकर सरकार की तरफ से भी नियमों में बदलाव कर कहा गया था कि बिना सरकारी लैब में जांच किए कोई भी कंपनी दवाओं को विदेश नहीं भेज सकती। अगर दवा मानकों पर खरी नहीं उतरती है तो उसका प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा। 1 जून 2023 से ये नियम लागू किए गए, लेकिन 2 महीने